हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम अपना रीडिंग सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस भी कॉम्प्रिहेंशन पे होगा। कॉम्प्रिहेंशन पे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ। हमें इंग्लिश सीखना है अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने डे टू डे जब हम बातें करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए सीखना है, राइट। कन्वर्जेशन के लिए सीखना है, बातचीत के लिए सीखना है, एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंस के लिए सीखना है, राइटिंग के लिए सीखना है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को समझना होगा। अब हमने ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी भी हमारी चल रही है, अब हमारा रीडिंग सेक्शन भी शुरू हो गया। ग्रामर क्या करता है? ग्रामर आपको सेंटेंस के बारे में सिखाता है कि आप एक सेंटेंस में वर्ड की प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेंटेंस है, सेंटेंस में नाउन कहाँ होगा, वर्ब कहाँ होगा, प्रीपोजिशन कहाँ होगा, कंजक्शन का क्या यूज होगा, ये हम ग्रामर में सीखते हैं। और इसी सेंटेंस से हम एक मीनिंग बनाते हैं। उस मीनिंग को हम जब सीखते हैं उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। हम उस मीनिंग से क्या समझे और वो मीनिंग हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और हम कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारी स्किल्स डेवलप होंगी अंडरस्टैंडिंग की। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है ये समझना है। जो भी हमारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं पैराग्राफ पे, वो क्या चेक करते हैं? वो हमारी लैंग्वेज पे प्रोफेंसी चेक करते हैं, हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करते हैं और हमारी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। हमने कोई एक पैसेज पढ़ के हमने उसको क्या समझा, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि वो पैसेज किस बारे में है, क्या भावना के साथ लिखा गया है और किस तरीके से जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उसके क्या आंसर हो सकते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चंस के टाइम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे। जो हमें इन्फॉर्मेशन हो वो रिलेवेंट हो, वो टू द पॉइंट हो, जो मांगा गया है उसी का हो, एक्यूरेट हो, गलत ना हो और कॉन्साइजली हमें जो है पैसेज के बारे में या आंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें ये सारी स्किल्स को ध्यान रखना है। अब सीखने का क्या तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशन में? हमारे कॉम्प्रिहेंशन में मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस, अगर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स देंगे आपको, अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स देंगे। उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं नंबर एज पर द एग्जाम। जो भी आपका एग्जाम है वो कैसे पूछता है आपसे। कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्जाम के अंदर 1/4 या 1/3 पार्ट रखता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्प्रिहेंशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो हमें प्रैक्टिस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग पीसेस होते हैं उनको पढ़ना है और हमें आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, रिटन में पूछे गए हैं, तो हमें रिटन में आंसर लिखना है, राइट। अगर हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए, एमसीक्यू टाइप में पूछे गए, तो हमें एमसीक्यू टाइप में टिक करना है। अब वो कब आएगा? जब हम पैसेज को ग्रास्प करेंगे, उसको समझेंगे, उसको सीखेंगे, और ये हम रेगुलर प्रैक्टिस से के थ्रू करेंगे। अभी हम कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, डेप्थ में और वाइडली कवर करेंगे। हम बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम डाइवर्स यानी डिफरेंट टॉपिक्स के पैसेज को उठाएं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग को उठाएं। उससे क्या होगा? उससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इंक्रीज होगी, इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। हम साइंस के पैसेज को भी देखेंगे, हम लिटरेचर के पैसेज को भी देखेंगे, हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नेचुरल एनवायरनमेंट, डिजास्टर, ये सब भी देखेंगे। फिक्शन, नॉन फिक्शन, हम हर एक पैसेज को कवर करेंगे जिससे हमारे वर्ड पावर भी बढ़ेगी। हम इसमें वर्ड्स को भी ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या कॉन्सेप्ट है या फिर क्या आइडियाज हैं जो, या क्या हमारी स्किल्स हैं, वैल्यू हैं जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन के टाइम याद रखें। सबसे पहले जब भी हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें उसका एक मेन आइडिया या सपोर्टिंग डिटेल्स को ध्यान देना है। हमें पैसेज को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए ये पैसेज किस बारे में है या किस बारे में किस तरीके की जानकारी हमें दी जा रही है इस पैसेज के थ्रू। तो उससे क्या होगा? हमें सेंट्रल थीम के बारे में पता चलेगा, मेन आइडिया के बारे में पता चलेगा कि ये पैसेज क्या बताना चाह रहा है, क्या दर्शाना चाह रहा है।
और उसके साथ प्राइमरी फोकस क्या है, प्राइमरी फोकस ऑफ द टेक्स्ट। अब उसके साथ हमें सपोर्टिंग डिटेल्स मिलेंगी। अब आपको मेन आइडिया मिल गया, अब उस मेन आइडिया को क्या वैल्यू सपोर्ट कर रही है ये भी हमें जानने को मिलेगा, और जो भी हमें ओवरऑल मैसेज मिलेगा उससे हम पैसेज को सीखेंगे। इन्फेरेंस एंड डिडक्शन क्या होता है? देखिए, जब हम लॉजिकल इन्फेरेंसेस ड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है, डिडक्शन, हम उसको काटेंगे छाटेंगे, हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ना, अपनी समझ के साथ पढ़ना कि वो बात क्या कह गई है। देखिए, जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस खत्म हुआ और उसके बाद हमारा एक दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस ए फिनिश हुआ और सेंटेंस बी, यानी वाक्य ए खत्म होके वाक्य बी शुरू हो गया। तो आपको ये याद रखना है, जब आप सेंटेंस ए पढ़ें तो आपको सेंटेंस बी पढ़ें तो आपको सेंटेंस ए के बारे में नॉलेज हो। अगर आप पिछला भूल जाएंगे तो आप आगे की चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइन समझ के पढ़ना है, और इम्प्लिसिट मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग हमें पता करना है, और इन डेप्थ मीनिंग भी पता करना है कि उन लाइनों का मतलब क्या है। क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं आएगा, जब भी कॉम्प्रिहेंशन एक इजी होता है और टफ होता है। दो टफ कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं होता है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पूछेगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा कि आपने इसको क्या अप्रीहेंड किया, क्या समझे इससे। तो अब उस ऑप्शंस में हमें देखेंगे, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, अब पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम क्या है गिवन पैसेज में या गिवन पैराग्राफ में, अब पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम क्या है। तो इसको हमें, ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस यू मे इनकाउंटर क्वेश्चंस दैट टेस्ट योर एबिलिटी और कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। हमें मीनिंग सीखना है, वर्ड फ्रेजेस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस तरीके से हमसे पूछ सकता है। तो वोकैबुलरी स्किल्स के, अब इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपकी वोकैबुलरी, सारे वर्ड्स तो याद नहीं करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में जो वर्ड होता है वो पर्टिकुलर किसी एक मीनिंग के साथ आता है, हमें उस मीनिंग को समझना है, वहाँ वर्ड की इंपॉर्टेंस समझनी है, उस वर्ड को वहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, उसका यूजेस समझना है। सम क्वेश्चंस में, अब देखिए समरी और सिंथेसाइज, सम क्वेश्चंस में आस्क यू टू प्रोवाइड, अब देखिए समरी निकालनी होती है किसी भी पैसेज की। अगर आपने 50 लाइनों का पैसेज पढ़ा, अब 50 लाइनों का आपने पैसेज पढ़ लिया और आपसे पूछा गया है कि इसको 10 लाइनों में फिनिश करो, तो आप क्या करोगे? उसका ब्रीफ समरी लिख के दे दोगे 10 लाइनों में। तो हमें समझना है कि क्या रेलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, जब हमें समरी लिखनी हो। सिंथेसाइज करना है, इंफॉर्मेशन को छानना है, हमें अपनी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन को निकालना है। ये सारी बातें आपको पैसेज से पढ़ने से पहले याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे इन्हीं बातों पे पूछे जाएंगे। ये जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से निकालनी है? टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट से। दिस एवेल्युएट, क्या एवेल्युएट करता है ये? कंडेंस, कॉम्प्रीहेंड और मेन पॉइंट्स इफेक्टिवली, जो अब हम मेन पॉइंट्स को इंक्लूड कर पा रहे नहीं। जैसे रिपोर्ट राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने होते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन से आपका राइटिंग सेक्शन भी अच्छा होगा, ग्रामर आपकी टेस्ट होगी, वोकैब भी आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग सेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। अगले बढ़ते हैं हम, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या आएंगे? अब मान लीजिए कोई साइंस का हमारा पैसेज है और उसमें हम किसी इन्वेंशन या किसी हम थ्योरी की बात करें तो उसमें टाइमलाइन मेंशंस होंगी, उसमें साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक टूल्स मेंशन होंगे। तो टाइम हो गया, टूल हो गए, राइट, टर्म हो गई, टर्म्स हो गई, टूल्स हो गए, तो टाइमलाइंस हो गई। तो आप इनको याद रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो? आप रिलेट कर पा रहे हो क्वेश्चंस को कुछ पर्टिकुलर टाइमलाइन से? किस समय के बारे में बात हो रही है, तो वो पैसेज में कहाँ दिया हुआ है, और उस समय में पैसेज किस बारे में बता रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस हमें इन्हीं टाइपों में मिलेंगे। और हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है जो भी हमारे पैसेज में दी हुई है। तो ये क्या टेस्ट करता है? ये टेस्ट करता है कि हम कितना याद कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, कितना स्टोर कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। अब उससे अगला आता है हमारे पास ऑथर, पर्पस और टोन। जो भी हमारे पैसेज का राइटर होता है
या ऑथर होता है, जिसे हम लेखक बोलते हैं, जो हमें पैसेज लिखता है। तो ये जो एग्ज़ाम में पैसेज हमें दिए जाते हैं, ये बहुत बड़े आर्टिकल्स हो गए, राइट, जो न्यूज़ कटिंग्स हो गई, वहाँ से उठा के दिए जाते हैं। तो वहाँ से जब उठा के दिए जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि राइटर क्या कर रहा है, राइटर क्या सटायर है, क्या व्यंग कस रहा है, या क्रिटिकल हो रहा है किसी बात पे, या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, नकार रहा है, या उससे भिन्न बात कर रहा है, या डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो ये हमें ऑथर या राइटर का पर्पस भी समझना है, और उसकी टोन भी समझनी है, या उसका एटीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि पर्पस क्या था राइटर का, इंटेंशन क्या है इस जो उसने वो पैसेज लिखा है, क्यों लिखा है ये पैसेज। अब वो हमें कैसे पता लगेगा, आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसकी भावना समझेंगे, उसके शब्दों से। जब हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं हमें कौन सा शब्द कहाँ पर ज़रूरी है, तो उन शब्दों से हमें समझना है कि राइटर का पर्पस क्या है, टोन क्या है। यू मे ऑल्सो बी आस्क्ड, अब हमसे पूछा जा सकता है उसका एटीट्यूड और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है हमें उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और पता करना है कि ये क्या, किस बारे में पूछा गया है। यानी एनालाइज करना है लॉजिकल फ्लो को, आइडिया को, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, आर्ग्यूमेंट्स को, किसी भी किस बारे में बात करी गई है और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं राइटर ने अपनी बात को रखने के लिए। अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है, उसके सपोर्ट में कोई दूसरा स्टेटमेंट दिया है, क्या उसके सपोर्ट में कोई एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, किस बारे में वो स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है, किस बार मतलब वो कितना जेन्युइन है, कितना उसका रिसोर्सफुल है, ये सब पैसेज को हमें ध्यान से देखना है। इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ क्वेश्चंस हमसे इनकंसिस्टेंसी या कॉन्ट्राडिक्शन पे पूछे जाएंगे। अगर पैसेज में मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दे दिया कि पैसेज में इससे अलग हटके बात हो रही थी, तो वो दिए गए ऑप्शंस या दिए गए चुनाव, अब हम उनमें से चुनाव करना है कि कौन सा सही है। वो तब हम कर पाएंगे जब हम पैसेज को समझेंगे। अब ये सारी बातें जब हम याद रखेंगे और फिर जब पैसेज पे आगे बढ़ेंगे तो हमें पैसेज को समझने में आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब, कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप आपसे पूछी जा सकती है। ये क्यों हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। अगर किसी साइंटिफिक फिनोमिना हो गया, नेचुरल फिनोमिना हो गया, इन्वायरमेंट को लेके ये आपसे पैसेज आया, तो वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीक्वेंसिंग और ऑर्गेनाइजेशन, अब यू में एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज़ ऑफ पैसेज, किस तरीके से उसने वो पैसेज रखा है, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। अब ये सारी बातें याद रखनी है और अब हम पैसेज को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास पैसेज 1। ये पैसेज हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है और किस बारे में दिया गया है इसका एक ओवरऑल व्यू लेना है, और इसके बाद हमने इस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें उन क्वेश्चंस के आंसर करने। तो ये टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। तो अब हमें ये 5 क्वेश्चंस करने हैं इस पैसेज को पढ़ के। तो अब पैसेज को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये पैसेज का आइडिया क्या है। हमें एग्जाम में पैसेज पढ़ना है और पैसेज के 2 तरीके होते हैं पढ़ने के और समझने के। या तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, तो क्वेश्चन से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें पैसेज में कहाँ ध्यान देना है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले प्राइमरी फोकस होगा हमारा पैसेज को समझने में। तो पैसेज शुरू होता है, एवरी प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, एवरी आर्ट एंड एवरी साइंस हैज़ इट्स टेक्निकल वोकेबलरी। अब क्या कह रहा है, हर एक ट्रेड का, हर एक आर्ट का और हर एक साइंस का उसकी खुद की एक टेक्निकल वोकेबलरी होती है। यानी कुछ वोकेबलरी का मतलब क्या है, देखिए कुछ शब्द हम साइंस में यूज़ करते हैं, फिजिक्स हमने एक सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, राइट। एक्सेलरेशन हम साइंस में यूज़ करते हैं और भी दूसरी जगह यूज़ करते हैं। ट्रेड में हम कुछ वर्ड पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, आर्ट के अंदर हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बता रहा है कि हर प्रोफेशन का, हर एक साइंस का, हर एक आर्ट की अपनी एक टेक्निकल वोकेबलरी होती है। द फंक्शन ऑफ विच इज़ पार्टली टू डेजिग्नेट क्वेश्चंस आउट ऑफ थिंग्स और प्रोसेसेस विच हैव नो नेम्स इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। तो जिनके बारे में ऑर्डिनरी इंग्लिश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वो उनके बारे में वहाँ पर दिया जाता है। एंड पार्टली टू सिक्योर अ ग्रेटर एग्जैक्टनेस इन नोमेनक्लेचर।
अब आपको एक एक लाइन को समझना है और उसको पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अब दोबारा उसको रीड करेंगे। सच स्पेशल डायलेक्ट्स और जार्गोन्स आर नेसेसरी इन टेक्निकल डिस्कशन ऑफ एनी काइंड। जब भी आप किसी सब्जेक्ट मैटर पे बात करते हैं तो आपको स्पेशल डायलेक्ट्स, पर्टिकुलर वर्ड, उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। डॉक्टर्स को जब आपने देखा होगा, डॉक्टर्स की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, तो वो जब वोकैबुलरी में बात करते हैं तो वहाँ पर आपका नॉलेज का एक्सप्रेशन होता है। तो अभी हमें इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ पैसेज पे रहना है। आगे, बीइंग यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाय द डिवोटीज ऑफ द पर्टिकुलर साइंस। डिवोटीज मतलब जो फॉलो करते हैं किसी चीज़ को। अब भक्त होता है जो डिवोटीज का मतलब, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर डिवोटीज में भक्त के बारे में नहीं बात करी गई है, जो उस साइंस, उस सब्जेक्ट को फॉलो करे। बीइंग यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाय द डिवोटीज ऑफ पर्टिकुलर साइंस or art, they have the precision of a mathematical formula. Besides, they save time, for it is much more economical to name a process than it to describe it. तो अब आप ये समझे, जब आप किसी एक प्रोसेस को नाम दे देते हैं तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है उसको डिस्क्राइब करने से। तो अब आपने मान लीजिए फोटोसिंथेसिस, हमने एक प्रोसेस को नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस, तो जिसको पता होगा वो समझ जाएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, हमें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, वो इसी बारे में बात कर रहा है। Thousands of these technical terms are very properly included in even large dictionaries. कुछ टर्म्स तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, वो डिक्शनरी में बहुत होती हैं। Yet as a whole, they are rather on the outskirts of the English language than actually within its border. अब बट फिर भी कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आउटस्कर्ट्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज से बाहर होते हैं, राइट? Actually within its border. Different occupations, however, differ widely in the character of their special vocabularies. तो बहुत सारे occupations differ हो जाते हैं क्योंकि उनकी widely जो होता है उनकी vocabulary special होती है, अलग होती है। In trades and handicrafts and other vocations like farming and fishing that have occupied great numbers of men from remote times, the technical vocabulary is very old. An average man now uses these in his own vocabulary. The special dialects of law, medicine, divinity and philosophy have become familiar to cultivated person. तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जो ट्रेड्स में हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो वोकेशन लाइक फार्मिंग, फिशिंग करते हैं, राइट? जो ऑक्यूपाइड, दे डैट ऑक्यूपाइड ग्रेट, ज़्यादा जो लोग रिमोट एरिया, रिमोट का मतलब होता है, रिमोट टाइम्स मतलब होता है जो गांव से, जो शहर से दूर होते हैं, तो उनकी जो टेक्निकल वोकैबुलरी है वो बहुत पुरानी है। एन एवरेज मैन नाउ यूजेस, अब जो आज का एक एवरेज मैन है वो क्या यूज़ करता है? यूज दीज इन हिज ओन वोकैबुलरी। तो वो इन वोकैबुलरीज को अपने खुद की वोकैबुलरी बनाया हुआ है उन्होंने, वो पर्टिकुलर वर्ड्स की। द स्पेशल डायलेक्ट्स, अब कुछ स्पेशल डायलेक्ट्स हैं, कुछ स्पेशली बोलचाल हैं, क्या है? लॉ, मेडिसिन, डिविनिटी एंड फिलोसफी, दे हैव बिकम फेमिलियर टू द कल्टिवेटेड पर्सन। अब मैं ये पूछूं कि ये पैसेज किस बारे में बात करी गई है, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि ये कुछ वोकैबुलरीज के बारे में बात करी गई है, डिफरेंट ट्रेड की, डिफरेंट साइंटिफिक टर्म्स की, है ना, और उसको इंग्लिश से थोड़ा अलग हटके रखा गया है। तो एक मेन आइडिया पता चला, हमारा पार्ट 1 था मेन आइडिया, थीम को पता करना, हर सब्जेक्ट की वोकैबुलरी अलग हुई है, इस बारे में ये कॉम्प्रिहेंशन बता रहा है। अब क्या होता है? स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन टेक्निकल डिस्कशन। अब देखिए, ये हमने अपने पैसेज में पढ़ा था, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन टेक्निकल डिस्कशन क्या हो सकता है? मे बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन स्पीच, नेवर लास्ट लॉन्ग, शुड रिजेंबल मैथमेटिकल फॉर्मूला, शुड बी कन्फाइंड टू अ साइंटिफिक फील्ड। जब हम इसका आंसर देखने जाएंगे तो ये वर्ड हमने कहाँ पर यूज़ किया था, हमें वो पर्टिकुलरली पैराग्राफ को देखना है। जब हम उस पैराग्राफ को देखेंगे वहाँ पर हमें उसका आंसर देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, देन उसके बाद हम उनके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन टेक्निकल डिस्कशन। अब स्पेशल वर्ड्स यूज इन टेक्निकल डिस्कशन, ये हमने सबसे पहले कहाँ पर पढ़ा था? तो ये थे, सच स्पेशल डायलेक्ट्स और जार्गन्स आर नेसेसरी इन टेक्निकल डिस्कशन ऑफ एनी काइंड। तो अब ये क्या है? नेसेसरी हैं, टेक्निकल डिस्कशन ऑफ एनी काइंड। ऐसे डायलेक्ट्स जो स्पेशल डायलेक्ट्स हैं वो नेसेसरी हो गए हैं टेक्निकल डिस्कशन और ऐसे सिचुएशंस के लिए। तो अब यहाँ पर हमने आंसर मिला हमारा यहाँ पर,
और देखिए जिस जो लाइन होती है उससे हमें ऊपर आगे और उससे पीछे वाली लाइन को भी पढ़ना होता है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप बात करेंगे द फंक्शन ऑफ विच इज पार्टली टू डेजिग्नेट क्वेश्चंस आउट ऑफ द थिंग्स और प्रोसेस विच हैव no names in ordinary English or partly to secure greater distinctness in nomenclature. Such special dialogues or jargons are necessary in technical discussion of any kind, being universally understood by the devotees of the particular science or art. They have a precision of mathematical formula. और क्या होने चाहिए, ज़्यादा इकोनॉमिकल, दे सेव टाइम एंड इट इवन मोर इकोनॉमिकल। तो इसका आंसर देखेंगे तो नेवर लास्ट लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। शुड रिजेंबल मैथमेटिकल फार्मूला, ये भी बात नहीं की गई है। शुड बी कन्फाइंड टू अ साइंटिफिक, ऐसा नहीं बोला गया, बोला है ज़्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए और कॉमन स्पीच तक होना चाहिए, मे बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन स्पीच। So special words used in technical discussion have the chances to become a part of common speech because thousands of words are included even in a large dictionary. इन डिक्शनरीज के बीच में भी वो वर्ड्स जोड़े गए हैं। अब द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, अब मैंने बोला था कि आपको एक थीम सेलेक्ट करनी है कि ये किस बारे में, ये लैंग्वेज वोकैब के बारे में। क्या इस बारे में साइंटिस्ट लिख सकता है? नहीं लिख सकता। साइंटिस्ट होता ये तो किसी साइंस के ऊपर लिख रहा होता। पॉलिटिकल, क्या ये पॉलिटिकल था? कुछ नहीं था। क्या ये बिजनेसमैन कुछ ट्रेड और इसके बारे में बात हो रही थी? नहीं। क्या ये लैंग्वेज से जुड़ा था? यस, ये लैंग्वेज से जुड़ा था। तो इसका आंसर होगा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक्स कौन होते हैं? लिंग्विस्टिक्स हमारे जो होते हैं जो लैंग्वेज में डील करते हैं। द एंटायर पैसेज डील विद वर्ड्स, टेक्निकल वोकैबुलरी, डिक्शनरी, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द राइटर ऑफ दिस पैसेज इज लिंग्विस्ट। आगे बढ़ते हैं। द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न विथ, अब देखिए पैसेज किस बारे में कंसर्न था। अब जब हमने पैसेज को पढ़ा, हमने थीम पता करी, तो ये सारे वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो हमने पैसेज से पहले डिस्कस किए थे। तो जब भी हम पैसेज को पढ़ते हैं हमें एक जर्नल आइडिया होता है, एक थीम पता लगती है जिस बारे में हमारा पैसेज दिया गया है। तो अब हमारा जिस बारे में पैसेज दिया गया है, अब हमें वो पता करना है। क्या ये पैसेज वेरियस ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन की बात कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था? ऐसा कुछ था। पर अभी हमें याद रखना, साइंटिफिक अंडरटेकिंग, क्या ये किसी साइंटिफिक अंडरटेकिंग की बात कर रहा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या कोई नई लैंग्वेज की बात कर रहा था? नहीं, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था। हमें हमेशा अपने पैसेज के रिस्पेक्ट में देखना है। उससे अलग बात अगर लॉजिकली ठीक हो, इन जनरल ठीक हो, बट पैसेज में नहीं दी है, हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ पैसेज को देखना है। द पैसेज प्राइमरीली डिस्कस विद द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इट इज ट्रू दैट, क्या ट्रू है? वेरियस प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफन इंटरचेंज्ड वर्ड्स, क्या ये ट्रू है? वहाँ पर बोला था हर एक प्रोफेशन का डिस्टिंक्ट होता है उसकी वोकैबुलरी, क्या ये ट्रू है? ऐसा हमने कोई ट्रू तो नहीं देखा। देर इज ऑलवेज अ नॉन टेक्निकल वर्ड दैट मे बी सब्सिट्यूट फॉर द टेक्निकल वर्ड, क्या ऐसा नॉन टेक्निकल वर्ड है जो हर टेक्निकल वर्ड को सब्सिट्यूट कर दे? ये तो हम सबसे पहले गलत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक फाइंडिंग्स, क्या इस बारे में कोई जिक्र हुआ? ये हमारा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। अब द एवरेज मैन ऑफन यूज हिज ओन वोकेबलरी, व्हाट वाज वंस टेक्निकल लैंग्वेज नॉट मेंट फॉर हिम, क्या ये कुछ था हमारा? ये था, ये कहाँ पर ये बात की गई है? ये बात हमारी इस लाइन में की गई है। अगर आपने देखा हो, एन एवरेज मैन now uses these in his own vocabulary. So ये हमारे, and the special dialects of law, medicine, divinity, philosophy have become familiar to the cultivated person. इस बारे में हमारे पैसेज के अंदर बात की गई है। तो क्या ये ठीक है? ये ठीक है। Various profession occupations have often interchanged the words, क्या ऐसा कुछ था कि कोई, ये भी हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं करेगी कि ऑक्यूपेशन में वर्ड्स इंटरचेंज होते हैं। वो तो बोल रहा है कि हर एक ऑक्यूपेशन की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। एन एवरेज मैन ऑफन यूजेस ओन वोकैबुलरी, व्हाट वाज वंस टेक्निकल लैंग्वेज नॉट मींट फॉर हिम, ये हमारा सही आंसर होगा। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन मार्क्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन द नोमेनक्लेचर ऑफ, अब ये क्या बोला गया है कि रिसेंट ईयर्स, अभी के डेवलपमेंट को देखते हुए हमने क्या मार्क किया है कि इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स में, नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन द नोमेनक्लेचर ऑफ। अब आप देखिए
अब जब हम फिशिंग और फार्मिंग की बात कर रहे थे, ये हमारे, अगर हम बैक जाएंगे तो ये हमारे किसके बारे में बात हो रहे थे, जो हमारी फिशिंग थी, ये फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, और जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट ट्रेड हो गए, ये हमारे रिमोट टाइम की बात कर रहे थे, बहुत पहले की बात कर रहे थे। लेकिन जो अभी की वोकैबुलरी है वो किस बारे में, वो लॉ के बारे में, वो मेडिसिन के बारे में, वो डिविनिटी के बारे में, वो फिलॉसफी के बारे में, वो मैन को कल्टीवेट कर रहा है। कल्टीवेट का मतलब उसको इनहेंस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसकी नॉलेज को इनहेंस कर रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हुआ है, क्या स्पोर्ट्स के बारे में कोई जिक्र हुआ, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुई है। ये हमारे रिमोट टाइम्स के बारे में बात हो रही है, रिमोट टाइम्स के बारे में बात हो रही है। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप कल्टीवेट, लॉ, डिविनिटी और इन सब की बात करेंगे, वो हमारे इस पर्टिकुलर वर्ड से जुड़ा हुआ है। द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज रिवील्स दैट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन द नोमेनक्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमें अपने पर्टिकुलर पैसेज पढ़ने हैं। जब हम इस तरीके से अपने पैसेज पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करिए, आपको एक बार की रीडिंग में पैसेज समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। आप उसको दोबारा पढ़िए, रिपीटेटिव मोड में पढ़िए। उससे क्या होगा, आप पैसेज को सीखेंगे। जब आप पैसेज को सीखेंगे, उसके वर्ड्स को सीखेंगे, उसके थीम को सीखेंगे, तब आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो हमें एक आइडिया हो गया था, ये इंग्लिश के किसी पर्टिकुलर पार्ट को बता रहा है। किस पार्ट को? वोकैबुलरी को बता रहा है, टेक्निकल वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। तो जब हम इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अब आप समझ गए कि ये हमारा पैसेज क्या थीम देने जा रहा था। इसको किसी इंग्लिश के पर्टिकुलर पर्सन जो इससे फील्ड से रिलेट करता है, लैंग्वेज की फील्ड से रिलेट करता है, उसने लिखा है। किसी लिंग्विस्टिक का पार्ट है ये। तो इस तरीके से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो आप क्वेश्चंस को रिलेट कर पाते हो पैसेज के थ्रू। इसकी एक और ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे, जब आप अच्छे से कमांड कर लोगे पैसेज पे, ये तब काम करेंगे। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो उसके बाद आप दोबारा पैसेज पे जाएंगे। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दिखने लगेंगे, तो उससे आपका टाइम बचेगा। तो अभी हमारा मेन है कॉन्सेप्ट सीखना, आगे चल के हम टाइम सेविंग टेक्निक्स भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे पैसेज कवर करेंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे पैसेज पढ़ेंगे, और साथ में जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। थैंक यू।